अरे यार स्टार्ट हो गया। चलिए भैया, कहाँ से कैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया ना, स्टार्ट हो गया। चलिए आप लोग बताइएगा टॉपिक कौन सा था आज। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए बताइएगा प्रजातंत्र, खैर इसको कल पढ़ा दिया गया था, लेकिन इसी के साथ में जो है रिवीजन मार लेते हैं। आप लोग बताइएगा प्रजातंत्र जो है ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों के। ये डेमो प्लस क्रेसिया, क्रेसिया। डेमो का अर्थ क्या होता है? जनता। और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शक्ति। मतलब जो है प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली होती है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने यही बताया था कि जनता में जो होता है या लोकतंत्र में जो होता है क्या होता है? इसमें समानता, किस पर? समानता एवं सहभागिता, सहभागिता मूलक पर जो है बल दिया जाता है, ठीक है। मतलब समाज में जो है क्या रहे? सभी लोग समान रहे, सभी लोग को समान भागीदारी प्रदान किया जाए। ये यहां तक हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का आ गया था परिभाषा। क्या आ गया था? परिभाषा। परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत में हमने बताया था आप लोग को सीले को। पहला कौन था? सीले। सीले ने क्या कहा था? हाँ, प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें संपूर्ण जनता भाग लेती है, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण जनता के भाग लेने की बात करता है, संपूर्ण जनता भाग लेती है। फिर सीले के बाद कौन आता है? डायसी। डायसी, डायसी, डायसी क्या कहता है? प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली होता है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक बड़ा भाग भाग लेता है। शॉर्ट फॉर्म में जो है सारा चीज लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप डायसी के बाद देखेंगे कौन आया था? ब्राइस। ब्राइस क्या कहता है? हाँ, कि प्रजातंत्र योग्य व्यक्तियों का शासन होता है और इसमें 3/4 व्यक्ति भाग लेते हैं। तो इसमें जो है कौन से? योग्य व्यक्तियों का शासन होता है प्लस 3/4 जनता जो इसमें क्या लेती है? भाग लेती है। ब्राइस के बाद फिर जो है हमारा इसमें कौन आया था? लॉबेल। लॉबेल क्या कहता है? लॉबेल कहता है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र के क्षेत्र में एक प्रयोग की बात करता है। क्या बात करता है? प्रयोग। कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र के क्षेत्र में एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट की बात करता है। फिर कौन आता है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन साहब क्या कहते हैं? हाँ, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, शासन ही लोकतंत्र है, ठीक है। ये चीज अब फिर इसी में प्रश्न उठता है कि अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा जो है लोकतंत्र के संदर्भ में जो ये उत्तम कोटि का ये जो है दिया गया था कथन, ये किस वर्ग में दिया था, किस सम्मेलन में दिया गया था? किसमें? गेट्स वर्ग सम्मेलन। गेट्स वर्ग सम्मेलन में जो है, गेट्स वर्ग सम्मेलन में अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है क्या किया गया था? अपने भाषण के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया था और इसे लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है, ठीक है। और फिर इसी में देखेंगे आगे, आगे आप लोग देखेंगे कि ये तो परिभाषा हो गया और इसी में फिर कहा गया कि जो है लोकतंत्र या प्रजातंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसको जीवन पद्धति के रूप में या फिर सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार
नहीं किया जाता। अब इसी में एक विचारक आता है, कल आप लोग को बताए थे, क्या नाम था? टीबी स्मिथ। टीबी स्मिथ क्या कहता है? प्रजातंत्र जो है एक जीवन पद्धति एवं सामाजिक व्यवस्था है। खैर ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे चलिएगा, ये परिभाषा तक स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है प्रजातंत्र के प्रकार या लोकतंत्र के प्रकार जो हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें जो है जो फॉर्मेट बनेगा, इसमें इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं ना, और प्रकार के बाद हमारा फिर क्या आ जाता है, इसमें प्रकार के बाद क्या आएगा है? गुण या लक्षण कहेंगे इसमें। जैसे इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधियां, ये सारा चीज, और फिर इसी के अंतर्गत हमारा आएगा इसकी प्रजातंत्र के लक्षण आएंगे, और इसी के अंतर्गत हमारा जो है गुण आएगा, प्रजातंत्र के गुण कौन से हैं, इसी के अंतर्गत जो है दोष आएगा, ठीक है। यहां तक इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे किसमें, हम लोग फिर इसमें किसमें जाएंगे कि लोकतंत्र के सिद्धांत में जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि परंपरागत सिद्धांत क्या होता है, या फिर जो है शास्त्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, या फिर आधुनिक सिद्धांत किसे कहा जाता है लोकतंत्र का, या फिर जो है इसी में आप लोग देखेंगे कि इसी में मार्क्सवाद लोकतंत्र को भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें अर्थ स्पष्ट हो गया, परिभाषा स्पष्ट हो गया, प्रकार। प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के इसके आधुनिक पिता कौन है? रूसो। बहुत बढ़िया। और रूसो के बाद जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लाक हैं। बहुत अच्छा। अब रूसो जो है ये क्या कहता है, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में, मतलब जो है जहां पर जनता सीधे भाग लेती है, सीधे शासन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या बताए थे कल हम? हाँ, जहां पर जनता पहले एमपी एमएलए का चुनाव करती है अपने प्रतिनिधि के रूप में, फिर उन्हीं एमपी एमएलए के माध्यम से क्या करती है? शासन करती है। इसीलिए इसी को अप्रत्यक्ष को ही जो है प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण हम बताए थे, भारत इसमें ले सकते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये चीज स्पष्ट हुआ। फिर आगे जो है आप लोग देखेंगे, हमने बताया था कि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अगर आज देखा जाएगा वर्तमान समय में जो है क्या है, प्रतिनिधि प्रजातंत्र पाया जाता है। लेकिन प्रतिनिधि प्रजातंत्र में या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी कुछ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें गुण देखेंगे, इसमें गुण। अब इसमें गुण में हमने कल क्या बताया था? लोक निर्णय। क्या बताए थे? लोक निर्णय बताए थे। आप लोग रिवीजन कर लीजिए इसी के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा फिर क्या बताए थे? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और फिर जनमत संग्रह के बाद पहल या उपक्रम, पहल या उपक्रम। फिर उसके बाद हमारा इसमें क्या था? वापस बुलाना या राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जनप्रतिनिधि सभाएं, जनप्रतिनिधि सभाएं। चलिए बहुत अच्छा, तैयारी आप लोग बढ़िया की है कल वाला। आगे बताइएगा, लोक निर्णय के संदर्भ में बताए थे हम। लोक निर्णय क्या होता है?
हाँ, बहुत अच्छा। जब किसी विषय को जनता के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाता है और जनता उस पर अपना निर्णय देती है, उसी को क्या कहते हैं? लोक निर्णय। फिर उसके बाद आ जाता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जन मतलब लोग, मत लोगों के मत का संग्रह करना। हाँ, जब किसी विषय को जनता के राय के लिए रखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। फिर उसके बाद है यहाँ पर पहल या उपक्रम। पहल या उपक्रम क्या होता है? हाँ, हमने बताया था कि जैसे स्विट्जरलैंड में क्या होता है, यदि 50,000 जनसंख्या सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए कहती है तो सरकार तभी वहां पर क्या करता है? संशोधन करता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? फिर उसके बाद जो हमने बताया था कि वापस बुलाना। वापस बुलाने का तात्पर्य क्या है? हाँ, देखिए देखिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने लोग संख्या में बता रहे हैं ना कि वो आगे पीछे हो जा रहा है और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज है, रिवीजन होगा इससे। अब जैसे कल ये टॉपिक क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था आप लोग का, लेकिन जो है लाइव होने की वजह से स्टार्ट में किया जाएगा ताकि थोड़ा ऑनलाइन बंधुओं को भी थोड़ा फायदा मिल जाए ना। तो इसमें जो है फिर क्या बताया गया था? वापस बुलाने का मतलब क्या था कि जैसे जब जनता की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं पर प्रतिनिधि नहीं खरा उतरते, मतलब एमपी एमएलए नहीं खरा उतरते, तो क्या कर सकते हैं? जनता उनको वापस बुला सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने बताया, देखिए राघव चड्ढा द्वारा इसका डिमांड भी किया गया था। जनप्रतिनिधि सभाएं क्या होता है? जनप्रतिनिधि सभाएं, हाँ, मतलब जो है इसमें क्या होता है? जनता एक जगह इकट्ठा होती है और अपने लिए जो है ये कानून का निर्माण करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि सभाएं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया? चलिए, ये तो हमारा इसमें ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये विधियां हो गया, लक्षण हो गया। फिर इसके लक्षण में आ जाते हैं कि जो है इसके लक्षण क्या है? प्रजातंत्र के लक्षण, केवल इसके लक्षण को आप लोग बताइए। हाँ, लक्षण में बताइए आप लोग, इसके लक्षण क्या हैं? पहला क्या हम बताए थे कल आप लोग को? चुनाव प्रणाली, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विकल्पों की बहुलता, विकल्पों की बहुलता, हाँ, विकल्पों की बहुलता हो गया। राजनीतिक दल, दबाव समूह। हमने इसका क्रम बताया था कि भैया चुनाव होगा, चुनाव में तमाम प्रकार के विकल्प होते हैं और जब विकल्प होंगे तो ये चुनाव कौन कौन लड़ता है? राजनीतिक दल लड़ेंगे और राजनीतिक दलों के साथ साथ इसमें जो है क्या होते हैं? दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह किसी संवैधानिक पद पर नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी ये अपने सदस्यों के हित के कार्य के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि जब ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव जो लड़ेंगे किस पर आधारित होगा? जन कल्याण पर आधारित होगा। मतलब जो सरकार, जो राजनीतिक पार्टी जितना ज्यादा लोगों का कल्याण करेगा उसी को चुनाव में जीत हासिल होगी। अब जन कल्याण के बाद क्या होगा? जनमत, क्या होगा? जनमत आधारित होता है। और फिर एक और है बहुमत आधारित। मतलब इसमें क्या हो गया लास्ट में कि ये जन कल्याण पर आधारित है। जब लोगों का सरकार कल्याण करेगा तो स्वाभाविक है उसको जनमत भी हासिल होगा। अब जब जनमत हासिल होगा तो स्वाभाविक है वो चुनाव के समय उसको बहुमत भी हासिल होगा। ठीक है, अब बहुमत जब हासिल होगा और इसमें लक्षण में और क्या होगा? नागरिक स्वतंत्रताएं। क्या है? नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं। फिर हमने बताया था आप लोग को सर्वोच्च न्यायपालिका और प्रेस को बताया था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा? सर्वोच्च न्यायपालिका और फिर प्रेस। प्रेस जो है ये समाज का चौथा स्तंभ होता है। ठीक है, और इसे जो है इसको एक तरीके से कहा जाए कि चाहे कोई सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इसका कार्य प्रणाली यही होना चाहिए वो सत्ता पक्ष से सवाल करे।
अगर सवाल सत्ता पक्ष से नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं पितृ पत्रकारिता या चाटुकारिता, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। ये सारा चीज हो गया था। फिर उसके बाद जो है लक्षण के बाद हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पर गुण। आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा कि कल वाला रूप थोड़ा अलग था, आज वाला रूप अलग है। डेडिकेटेड होके इस पे ध्यान देना पड़ता है, नहीं बीच में क्या रहता है कोई और चीज भी हंसी मजाक में हो जाता है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे सोचेंगे वो लोग पढ़ रहे हैं, अरे सर जी मजाक कर रहे हैं बीच में ना, इसलिए ये फॉर्मेट जो होता है हम लोग को बांध देता है, सीमित कर देता है चीजों को, थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा चलिए आगे जो है इसके जो है गुण देखेंगे हम लोग। इसके गुण में जो है क्या होगा, ये स्पष्ट हो गया ना सारा चीज। चलिए इसमें जो है ये सारा क्वेश्चन सीधा सीधा आप लोग का पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके जो है गुण बताइए आप लोग, प्रजातंत्र के गुण। इसमें हमने कल बताया था आप लोग को कि जो है सशक्त विरोधी दल, क्या बताए थे, सशक्त विरोधी दल। और सशक्त विरोधी दल के बाद हमने क्या बताया था आप लोग को, जागरूकता। जागरूकता में एक हमने विचारक बताया था, लाक को बताया था। लाक क्या कहता है, जनता वह प्रहरी है जो जाग जाग कर यह देखती है कहीं हमारा पहरेदार सो तो नहीं गया है। जैसे इसको जनता को मत लीजिए, अपने आप को लीजिए इसको याद करने का माध्यम। भैया हम रात में सो रहे हैं, मतलब जनता मतलब खुद रात में सो रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे भैया देखें पहरेदार हमारा सो तो नहीं गया है। तो ये मतलब सेंटेंस भी पूर्ण हो जाएगा, चीजें समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या चीज है, अच्छा पार्टनर जो है उसको देख रेख करेगा क्या, अरे चलिए जागरूकता हो गया। फिर उसके बाद जो है राजनीतिक, हाँ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। राजनीतिक शिक्षा तो बाद में है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। इसमें जो है एक विचारक आया था मिल। मिल क्या कहता है, मिल कहता है कि लोकतंत्र में नागरिकों में उत्तम कोटि की चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। देखो नवरत्न जो है पलथी वलथी मार के अरे बैठे रहिए, ठीक है कोई दोष नहीं है, मतलब चीजें कंसंट्रेशन जो है बढ़िया चलिए आगे जो है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो गया। फिर आगे जो है आपका क्या होगा, राष्ट्रीय चरित्र के बाद क्या होगा, देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना, चलिए देशभक्ति की भावना में हमने बताया था कि जो है लोकतंत्र जो होता है ये जनता इसमें संप्रभु होती है, जन कल्याण पर आधारित होता है, इसलिए लोग जो होते हैं उनका जो है क्या होता है, देश के प्रति एक लगाव या जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद राजनीतिक शिक्षा आ जाएगा। राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा के संदर्भ में हमने एक विचारक को बताया था, वर्न्स को। वर्न्स क्या कहता है, हाँ स्व शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है, स्वशासन ही सबसे अच्छा शासन है, इसलिए सबसे अच्छी शिक्षा जो है लोकतंत्र में ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया था ना, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लिए थे, हो गया था। चलिए आप लोग जो है हेडिंग डालिएगा दोष, लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र के दोष। अब देखिए जो आप लोग को मेंस में जो है अगर प्रश्नोत्तरी बनेगा तो वही चीज आप लोग जान लीजिए। जैसे जो ये फॉर्मेट आप लोग को क्रिएट किया गया है कि इसमें जो है इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार दीजिए, इसकी विधियां दीजिए, इसके लक्षण क्या है, इसके गुण कौन से होते हैं, इसके दोष कौन है। अब देखिए इसमें जैसे अगर आलोचनात्मक पूछा, दोष का मतलब क्या है, हमको समस्या बताना है,
और गुण का मतलब उसका महत्व बताना है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका सारा फॉर्मेट ही रहता है पूरा एक टॉपिक का। चलिए, प्रजातंत्र के दोष। यही समस्या है, दोष। चलिए बताइए। अब इसमें जो है तमाम प्रकार के विचारक आएंगे। पहला इसमें आएगा अरस्तु। कौन आएगा? अरस्तु आएगा। और फिर इसी में जो है प्लेटो भी आएगा। ये दोनों विचारक आते हैं। सीधा ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जो होता है इसी को भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र कहते हैं। अरस्तु और प्लेटो क्या कहता है? कहता है लोकतंत्र जो होता है ये भीड़ तंत्र होता है, ये मूर्खों का तंत्र होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग का आया हुआ है, भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र, या मूर्ख तंत्र। फिर उसके बाद जो है इसमें कौन आ जाएगा? फैगवे। आप फैगवे को देखेंगे, फैगवे क्या कहता है? कहता है लोकतंत्र अयोग्यता पर आधारित शासन होता है। अयोग्यता किस पर आधारित होता है? अयोग्यता पर आधारित जो है क्या होता है? शासन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कौन आ जाएगा? टाक बिले आ जाएगा। टाक बिले, हाँ टाक बिले। टाक बिले कहता है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही पनपती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं सत्ता पक्ष या मान लेते हैं विपक्ष के द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार तानाशाही के मूड में है। ठीक है, खैर हम लोग को यहाँ कोई राजनीतिक एंगल को नहीं अपनाना है, लेकिन जो विषय है उसके संदर्भ में चर्चा उदाहरण लेकर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें टाकबिले कहता है कि जो है लोकतंत्र में जो है क्या होता है? बहुमत की तानाशाही पनपती है। मतलब जिस राजनीतिक दल में की बहुमत हासिल हो गया है वो अपने मनमानेपन पर वो क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही पनपती है। बहुमत की तानाशाही पनपती है। ठीक है, फिर उसके बाद टाक बिले के बाद फिर इसमें मिल आता है। ठीक है, मिल आता है। मिल क्या कहता है? एक बार केवल आप लोग इनके विचारकों को देखिए, आप लोग को कहीं न कहीं अस्पष्टता भी नजर आएगा। इसमें अस्पष्टता का मतलब वास्तविकता भी निहित होता है। जैसे अब इसमें मान लीजिए कोई भी चीज कहा गया बहुमत की तानाशाही पनपती है, चाहे इंदिरा गांधी का शासनकाल रहा हो उनमें भी कुछ मनमानी मर्जी किया गया, देश में जो है राष्ट्रपति शासन जैसे तमाम घटनाएं घटी, या मान लेते हैं बीजेपी सरकार है, यहाँ भी कुछ कृत्य ऐसे किए जा सकते हैं जो विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि ये चीज ऐसा किया जा रहा है। या भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र, आप देखेंगे अगर मान लीजिए कि आप समाज में एक मान लेते हैं आप समाज में एक ऐसे अपने गांव के व्यक्ति हैं जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं और आप कोई अच्छी विचार व्यक्त करते हैं वहां पे और कहते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। देखिए उस विचार को जो जिनकी समूह ज्यादा होगी, जिनकी भीड़ ज्यादा होगी, देखिए वो आपको चाहेंगे आपके विचारों को ही दबा देंगे। दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते? लेकिन आप तब प्रभावशाली होंगे जब आपका ग्रुप इकट्ठा होगा, आपकी विचारधारा इकट्ठा होगी, या आपकी महत्व तब होगी जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर होंगे और उस वक्तव्य को समाज के स्तर पर उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, देखिए मिल क्या कहता है? मिल कहता है भैया लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरता है। कौन कहता है? मिल। देखिए ये मिल बांटने की बात करता है, हमेशा हमेशा मिलने बांटने की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। कहीं कह रहा है कि अपने मस्तिष्क अपने शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, कहीं कह रहा है कि राष्ट्र और राज्य की सीमाएं जो है समान होनी चाहिए। फिर यहीं पर देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र में क्या है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरता है। तो ये क्या है? अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के
बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरता है, डरता है। अच्छा, इसकी इसकी भी अगर हम विचारों को अगर देखेंगे, कहीं कहीं ये भी वास्तविकता से है। अगर मान लेते हैं समाज में जिसकी जनसंख्या कम है, कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज देखने को उदाहरण के तौर पर भी मिल जाता है। मान लेते हैं जैसे सिख समुदाय है, उनकी संख्या कम है, या बौद्ध समुदाय है, उनकी संख्या मान लेते हैं कम है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के, कहने का मतलब क्या है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर, ये किसी एक वर्ग, किसी एक जाति का भी हो सकता है अल्पसंख्यक। ठीक है, मिल के बाद फिर कौन आ जाएगा? मिल के बाद इसमें फिर जो है ब्राइस आएगा। कौन आएगा? ब्राइस। ब्राइस आता है, ये क्या कहता है? ब्राइस ये आएगा, सीधा कहेगा कि जो है जो प्रजातंत्र होता है ये कुलीन तंत्र होता है। कुलीन तंत्र, कुछ लोगों के तंत्र की ये बात करता है। ठीक है, आप लोग लिखते हुए भी चलिए। लिखिएगा पहला, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र है। लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार सेम वही चीज है, वही चीज लिख लीजिए। ये भी वही चीज सेम कहता है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र। फिर उसके बाद जो है लिखिएगा हैगवे के अनुसार, हैगवे के अनुसार लोकतंत्र अयोग्यता पर आधारित शासन होता है। टेलीरैंड, क्या ये टागबिले लिखे हैं? कौन सा? हैगवे के अनुसार लोकतंत्र अयोग्यता पर आधारित शासन होता है। ठीक है, फिर आगे जो है लिखिएगा टाक बिले के अनुसार, टाक बिले के अनुसार टाक बिले के अनुसार लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही पनपती है। बहुमत की तानाशाही पनपती है, बहुमत की तानाशाही पनपती है। ऐसे आप लोग पूछेंगे पानी पीते समय फिर तो पानी ही अटक जाएगा हमको।
चलिए आगे जो लिखिएगा फिर मिल के अनुसार, मिल के अनुसार लिखिएगा लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरते हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरते हैं। डरते हैं। अच्छा, इसमें आप आन करने वाला भी नहीं है। पूरा जो है डायरेक्ट ये प्रसारण हो रहा है आप लोग का आज है? नहीं नहीं, है ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे जो है लिखिएगा मिल हो गया, टेलीरैंड के अनुसार लिखिएगा टेलीरैंड। हाँ, टेलीरैंड लोकतंत्र दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र होता है, और यही बात ब्राइस भी बोला है आगे। लोकतंत्र दुष्ट लोगों का तंत्र होता है, ऐसे भी लिख दीजिए, दुष्ट लोगों का तंत्र होता है। फिर आगे जो है लिखिएगा ब्राइस का भी लिख लीजिए इसी में, ब्राइस का भी लोकतंत्र, लोकतंत्र कुलीन वर्गों का शासन होता है। कुलीन वर्गों का मतलब कुछ लोगों का, आगे फिर जो है लिखिएगा नई लाइन से, जैसे कि आप लोग इसमें देखेंगे कि अगर लोकतंत्र या प्रजातंत्र में आप लोग देखेंगे, इसमें अगर जैसे जातिवाद की बात हो रही है, भाषावाद की बात हो रहा है, क्षेत्रवाद की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो ये सारी चीज क्या होते हैं, ये समाज विभाजन का कार्य करते हैं, जो लोकतंत्र को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। ठीक है, इसको भी लिखिएगा ये पॉइंट। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, हेडिंग नहीं है, इसी के अंतर्गत पॉइंट में लिखना है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद इत्यादि सामाजिक विघटन का कार्य करते हैं या सामाजिक विभाजन का कार्य करते हैं। इत्यादि सामाजिक विभाजन का कार्य करते हैं। सामाजिक विभाजन का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये चीज कह दिया गया, ये आलोचना हो गया इनका, किसका, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। अब फिर इसके बाद क्या आएगा कि इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए एक विचारक आता है, एक विचारक आता है, उसका नाम क्या है, बर्न्स। बर्न्स आएगा, कहता है कि जो है ये आता है, कहता है कि जैसे अगर आप जो है मोटर गाड़ी से चल रहे हैं, आपकी मोटर गाड़ी खराब हो जाती है, और अगर आप बैलगाड़ी का सहारा लेते हैं, तो ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, आप मोटरसाइकिल को बनवाइए और पुनः उससे चलिए। उसी प्रकार ये कहता है कि जैसे व्यक्ति
कि मोटर गाड़ी खराब हो जाए और वो बैल गाड़ी पर चलने लगे, उसी प्रकार जो है क्या यहाँ पे हो सकता है, इसी प्रकार क्या है, लोकतंत्र में अगर दोष विद्यमान हो तो व्यक्ति को यहाँ पर दोषों को दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है लोकतंत्र को छोड़ देना चाहिए। मतलब मोटर गाड़ी बिगड़ा है तो उसको भैया सही करवाइए, बैलगाड़ी का सहारा मत लीजिए। उसी प्रकार अगर लोकतंत्र में समस्या व्याप्त है तो उस समस्या को दूर कीजिए। ठीक है, इसको लिखिएगा। इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए, नई लाइन से लिखिएगा, इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए बर्न्स कहता है कि यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए, तो बैलगाड़ी से चलना बुद्धिमानी नहीं है। यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो बैलगाड़ी से चलना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी नहीं है। इसी प्रकार लोकतंत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि छोड़ने का। इसी प्रकार लोकतंत्र में व्याप्त समस्याएं मतलब दोष, इसी प्रकार लोकतंत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि लोकतंत्र को छोड़ने की बात। लोकतंत्र को छोड़ने की बात। ठीक है, प्रीति में जो है एक विचारक फिर आता है, एडवर्ड कारपेंटर, कहता है कि हे अपमानित लोकतंत्र, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कौन कहता है? ये मतलब मिर्ची लगाता है। ठीक है, लिखिएगा एडवर्ड कारपेंटर के अनुसार। एडवर्ड कारपेंटर के अनुसार हे अपमानित लोकतंत्र, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सारा का सारा चीज आप लोग का पूछा गया है लोकतंत्र में। जब आप लोग यूथ कंपटीशन को, या हे अपमानित लोकतंत्र, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये ऐसा शब्द क्यों कह रहा है कि मतलब इतने विचारकों ने इसके संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में केवल दोष बताए हैं, लेकिन दोष होने के बावजूद भी हमको लोकतंत्र में आस्था रखना है। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। फिर चलिए दोष हो गया आप लोग का। फिर आगे जो है आप लोग हेडिंग डालिएगा, लोकतंत्र के सिद्धांत।
लोकतंत्र के सिद्धांत। अब इसमें फिर जो है देखेंगे, इसमें जो है हम लोग परंपरागत को देखते हैं, परंपरागत या शास्त्रीय, शास्त्रीय लोकतंत्र। फिर इसके बाद जो है इसी के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, आधुनिक लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र। फिर उसके बाद जो है इसी में वादी लोकतंत्र। ठीक है। फिर इसके बाद जो है आधुनिक लोकतंत्र में भी हम लोग 3 पढ़ते हैं, क्योंकि आधुनिक के अंतर्गत ही हमको ज्यादा पढ़ना है इसमें। ठीक है। आधुनिक के अंतर्गत जो देखेंगे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या इसी को अभिजन सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत या इसी को कुलीन तंत्रीय सिद्धांत कहा जाता है, कुलीन तंत्रीय सिद्धांत। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर उसके बाद आपका जो है विशिष्ट वर्गीय की बात क्या आएगा यहाँ पे, विशिष्ट वर्गीय के बाद यहाँ पर आपका सहभागिता मूलक है, एक बहुलवाद है, यहां से लिख देते हैं सहभागिता मूलक या बहुलवाद, बहुलवादी सिद्धांत। फिर इसके बाद आपका सहभागिता मूलक, सहभागिता मूलक सिद्धांत। आप लोग इस चार्ट को बना लीजिए। क्योंकि अभी ये चीज जो है हम लोग का क्रम से स्टार्ट होगा। अब इसी के अंतर्गत हम लोग अमेरिका का भी सारा चीज अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत। स्पष्ट दिख रहा है वहां से आप लोग को सारा चीज।
आप लोग अभी मेन कॉपी नहीं बनाए हैं? मेन कॉपी अभी नहीं बनाए हैं? हाँ ये नया टॉपिक है। लोग तो हैं। हाँ नहीं तो जैसे आज आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना, यहाँ से आप लोग मान लीजिए यहाँ से किए हैं, तो आज अभी इसी चीज को समझाया गया, कल भी इसी चीज को देखिए किया गया था, लेकिन आज टॉपिक चल रहा था, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे ना, कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आप इस टॉपिक से लिख सकते हैं यहाँ से। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, आप लोग अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो अब की बार हम टेस्ट लेंगे तो जान लीजिए 2-3 टॉपिक का केवल लेंगे। हैं बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नहीं, जैसे अब की बार जो लिया जाएगा, जैसे आपका स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, ये सारा चीज कंप्लीट किए, 6-7 टॉपिक का ले लिए, और पहले टॉपिक में देखिए उदारवाद, व्यक्तिवाद और राज्य वाले टॉपिक से ले लिए थे। अब की बार जो आप लोग का टेस्ट होगा, ये आपका प्रजातंत्र हो गया, जनमत हो गया, निर्वाचन प्रणाली हो गया, केवल 3 टॉपिक से लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है यहाँ से प्रश्न भी ज्यादा पूछता है, और प्लस यहाँ से एक तरीके से लोकतंत्र के संदर्भ में क्वेश्चन बनने के भी चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आप लोग जो हेडिंग डालिएगा, परंपरागत या शास्त्रीय लोकतंत्र, परंपरागत या शास्त्रीय लोकतंत्र। परंपरागत या शास्त्रीय लोकतंत्र। देखिए जो परंपरागत या शास्त्रीय लोकतंत्र होता है, ये जो है ये इसी को उदारवाद या आप जो है पूंजीवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को उदारवाद या इसी को पूंजीवाद भी कहा जाता है, पूंजीवाद भी कहा जाता है। और इसी को देखेंगे कि परंपरागत या शास्त्रीय लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें जो है या क्या होता है, जनमत पर आधारित होता है, जन कल्याण पर आधारित होता है। किस पर? जन कल्याण पर आधारित शासन होता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, इसमें जैसे अब्राहम लिंकन का जो कथन था कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, तो वही चीज इसमें लिखना है, लिखिएगा। इसे उदारवाद या पूंजीवाद भी कहा जाता है, इसे उदारवाद या पूंजीवाद भी कहा जाता है। इसे उदारवाद या पूंजीवाद भी कहा जाता है। यह जन कल्याण पर आधारित शासन होता है, यह जन कल्याण पर आधारित शासन होता है। अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात जनता का जनता के लिए जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद जो है आप लोग हेडिंग डालिएगा, ये तो आपका पहला हो गया। फिर आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत जो है आधुनिक लोकतंत्र,
आधुनिक लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र, इसमें जो है लिखिएगा, पहला हेडिंग इसमें डाल लीजिए जो है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन वर्गीय सिद्धांत या कुलीन तंत्रीय सिद्धांत। ये प्रश्न पूछा गया है आप लोग का, बहुत बार पूछा गया है। हाँ, इसी के अंतर्गत रहेगा ना ये। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन वर्ग सिद्धांत या कुलीन तंत्रीय सिद्धांत। क्या चीज? हाँ, हेडिंग है ये चीज। अच्छा, आप लोग कोई फोन में एक बार चेक कीजिएगा, आवाज स्पष्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन वो तो लाइव तो चल ही नहीं रहा है, लाइव नहीं चल रहा है ना। हम्म, ये तो ऊपर रहता है तो ऑन ही रहता ही होगा। अरे लिखा हुआ है, पता चले कि सिस्टम, पता चले इतना मेहनत भी कर रहे हैं और फिर मेहनत व्यर्थ हो जाए। हो गया, व्यर्थ होने भी नहीं देंगे, दोबारा क्लास थोड़ी लेंगे अभी ये वाला टॉपिक। आप लोग का कल हो गया, आज हो गया, आगे जो है फिर जो है लिखिएगा। इसी को जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इलीट थियरी। इलीट थियरी, इलीट थियरी। फिर उसमें जो है फिर आप लोग लिखिएगा समर्थक, 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 समर्थक। पैरेटो, पैरेटो। माइंड एंड सोसाइटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइंड एंड सोसाइटी, इनकी पुस्तक का नाम है। माइंड एंड सोसाइटी, सोसाइटी नहीं, सोसाइटी। सोसाइटी। फिर आगे जो फिर लिखिएगा, इसी के अंतर्गत फिर लिखिएगा, पैरेटो हो गया। फिर इसके बाद लिखिएगा मीचेल्स का, मीचेल्स मतलब समर्थक ही हैं, क्रम से लिखिएगा, मीचेल्स, मीचेल्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इनकी पुस्तक का नाम है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी। पैरेटो हो गया, मीचेल्स हो गया, मास्का, उसी के नीचे फिर लिखिएगा मास्का, सी राइट मिल्स। मास्का मतलब एक मीचेल्स हो गया, जैसे पैरेटो हो गया, क्रम से आप लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, पैरेटो हो गया, मीचेल्स हो गया, फिर मास्का, फिर उसके बाद सी राइट मिल्स,
सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसी के अंतर्गत आप लोग हेडिंग डालिएगा मान्यताएं, मान्यताएं। इसको जो है आप लोग एक काम कीजिएगा ना, जैसे ये जो हेडिंग लिखाया गया है आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा इसको। कहीं पर लिखने का तात्पर्य क्या है, आपके दिमाग में ये रहेगा कि जैसे जैसे होता नहीं, एक आपको टुकड़े टुकड़े में लिखा दिया गया है सारा चीज, लेकिन इस चीज को अगर आप लोग ऐसे क्रम से कर लेते हैं आपके दिमाग में ये चलेगा, अच्छा प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है, प्रजातंत्र के प्रकार क्या होते हैं, प्रजातंत्र की परिभाषा क्या होती है, प्रजातंत्र की विधियां क्या होती हैं, लोकतंत्र का लक्षण क्या होता है, लोकतंत्र के दोष क्या होते हैं ना। ये आपके जब दिमाग में चलेगा ये आपको प्रश्न लिखने में मदद करेगा। आज के लिए नहीं, जैसे आप लोग के लिए टीजीटी होगा, पीजीटी होगा, जिसके भी लिए ये आज नहीं काम देगा, लेकिन जैसे जो लिखित पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भविष्य में आपको मेंस की कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेंस की कोचिंग भी आप लोग करने आएंगे तो हम यही चीज इसमें लिखाएंगे कि जो है प्रजातंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रजातंत्र के लक्षण का विवेचात्मक परीक्षण कीजिए। यही तो पूछा जाता है प्रश्न, चाहे आप इसको बीई में जाकर आप देखिएगा, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में देखिए या कंपटीशन लेवल में देखिए, दे देगा सीधे प्रजातंत्र क्या है, अर्थ के स्थान पे दे देगा क्या है, लेकिन हमको अर्थ ही लिखना है उसका कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र के प्रकार के का उल्लेख करते हुए प्रजातंत्र के दोषों का उल्लेख कीजिए या उसका परीक्षण कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग को पढ़ते हुए समय प्री को भी ध्यान रखना है, इसी समय हमको क्या करना है, लिखित को भी ध्यान रखना है, इसी समय हमको क्या करना है, एक प्रश्नोत्तरी कैसे बनेगा उसकी भी चर्चा कर लेना है। और ये चर्चा केवल 2 मिनट 4 मिनट के लिए बात है, लेकिन यही 2-4 मिनट आप लोग का जब तक करेंगे एक हैबिट हो जाएगा, ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, ठीक है। मान्यताएं हो गया। देखिए इसमें मान्यता में जो है क्या कहा गया, मान्यताएं, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत होता है या अभिजन सिद्धांत जो होता है यह आप बुद्धि पर आधारित होता है। किस पर? आप बुद्धि पर। मतलब कौन? ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत होता है इसको समझिए, जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत होता है ये किस पर आधारित होता है? आप बुद्धिवादी होता है, आप बुद्धिवादी पर आधारित होता है। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि आप बुद्धिवादी के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन है? पैरेटो। पैरेटो, आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है, पैरेटो। और फिर इसमें देखे पैरेटो के द्वारा आखिर इस आबुद्धि की शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। जैसे आप सिद्धांत देखेंगे विशिष्ट वर्गीय, कुछ विशिष्ट लोगों की बात कर रहा है। अभिजन मतलब जो समाज में गिने चुने लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। या कुलीन तंत्रीय मतलब कुछ लोगों का शासन, जैसे आप जमींदारी प्रथा को देखेंगे या जो है सामंतवादी जैसे व्यवस्था को आप देखेंगे तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? कुलीन तंत्रीय, विशिष्ट वर्गीय। अब वही चीज पैरेटो क्या कर रहा है? ये आबुद्धिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करता है और ये कहता है क्या कहता है? कहता है भैया जो जनता होती है इसका जो राजनीतिक व्यवहार होता है, जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है? ये भावना पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? भावना पर आधारित होता है। लेकिन जो नेता होता है वो क्या होता है? वो बुद्धिमान होता है, विवेकशील होता है, ठीक है।
अब जब नेता, आप सोचिए, अब यहां पर क्या होता है, जैसे कह दिया गया हाँ जो विशिष्टवादी सिद्धांत है या बुद्धिवाद पर आधारित है, बुद्धिवादी के प्रतिपादक पैरेटो हैं। पैरेटो के द्वारा ये कहा गया कि जनता का राजनीतिक व्यवहार भावना पर आधारित होता है, इसलिए नेता जो होता है अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जनता को उनकी जाति, धर्म, समाज इत्यादि के नाम पर उनकी भावना को भड़का देता है और फिर क्या करता है, उनसे मत हासिल करके 5 साल तक शासन करता है। इसी को अबुद्धिवादी सिद्धांत कहा गया। अबुद्धिवादी समझ में आया कि नहीं? अबुद्धिवादी मतलब इसमें अबुद्धि किसको माना गया है? जनता को माना गया है। और बुद्धि किसको माना गया है? नेता को या विशिष्ट वर्ग को माना गया है, कुलीन तंत्र को माना गया है, इनको माना गया है। ठीक है, फिर इसी में देखिए, इसी क्रम में फिर ब्राइस आता है। ब्राइस आएगा, ये कहता है कि जो है जो लोकतंत्र होता है या जो अभिजन लोग होते हैं ये कुलीन तंत्रीय होता है। क्या होता है? कुलीन तंत्रीय की ये बात करता है, कुलीन तंत्रीय होता है। ठीक है, और फिर इसी में एक विचारक और है, मुसोलिनी आता है। मुसोलिनी कहता है भैया जनता वह घोड़ी है जिसे घास फूस खिलाकर उस पर आसानी से सवारी किया जा सकता है या शासन किया जा सकता है। अब देखिए मुसोलिनी के स्टेटमेंट से इसकी पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रहा है? मुसोलिनी के स्टेटमेंट से आप लोग इसको देखेंगे, इसका ये पुष्टि हो जा रहा है कि मतलब जनता वह घोड़ी है जिसे घास फूस खिलाकर उस पर आसानी से शासन किया जा सकता है। मतलब क्या है? नेता लोग वही काम कर रहे हैं जो बुद्धिमान विवेक है, उनको जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय इत्यादि के नाम पर क्या कर देते हैं, उनकी भावना को भड़का देते हैं और उनका वोट हासिल करके 5 साल तक सत्ता की मलाई करते हैं। अब इस सिद्धांत से हमको अगर व्यवहारिकता में देखा जाएगा, ये सिद्धांत हम लोग को केवल पेपर पास करने के लिए नहीं है, हम लोग को समझने के लिए भी है। समाज में अगर कोई व्यक्ति आपको किसी को जात के आधार पर बांटने की प्रयास करता है, धर्म के नाम पर बात करता है, संप्रदाय के नाम पर करता है, क्षेत्रवाद के नाम पर करता है, तो वो मतलब क्या कर रहा है? वो गलत कर रहा है। सबसे बड़ा चीज क्या होता है? इंसानियत, भाईचारा, सहिष्णुता, नैतिकता, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य क्या होते हैं? एक इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम लोग को इसको पढ़ने के साथ साथ अपने व्यवहारिक जीवन को भी ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई भड़का दे रहा है चीजों को। तो इसको जो है आप लोग लिखिएगा, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजनवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजनवादी सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत। ठीक है, या अभिजन सिद्धांत बुद्धिवादी पर आधारित है, अबुद्धिवादी पर आधारित है, अबुद्धिवादी पर आधारित है। अबुद्धिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक पैरेटो हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अबुद्धिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक पैरेटो हैं। अबुद्धिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक पैरेटो हैं। इनका कहना है कि इनका कहना है कि जनता का राजनीतिक व्यवहार, जनता का राजनीतिक व्यवहार
विवेक पर न आधारित होकर भावना पर आधारित होता है। जनता का राजनीतिक व्यवहार विवेक पर न आधारित होकर भावना पर आधारित होता है। भावना पर आधारित होता है। भावना पर आधारित होता है। जबकि नेता, इसीलिए नेता, ऐसे लिख लीजिए, इसीलिए नेता अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके, इसीलिए नेता अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जनता की भावना को भड़का देते हैं। जनता की भावना को उनकी जाति धर्म के नाम पर भड़का देते हैं। जनता की भावना को उनकी जाति धर्म के नाम पर भड़का देते हैं, भड़का देते हैं और उनसे मत, ब्रैकेट में वोट, प्राप्त कर लेते हैं और उनसे मत, ब्रैकेट में वोट, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और 5 साल तक सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और 5 साल तक शासन करते हैं। ऐसे भी लिख लीजिए, और 5 साल तक सत्ता हासिल करके जो है ठीक है। आगे फिर उसके बाद जो है आप लोग लिखिएगा ब्राइस के अनुसार। इसमें जो लिखिएगा ब्राइस के अनुसार, लोकतंत्र लोकतंत्र में कोई शासन प्रणाली क्यों ना हो, लोकतंत्र में कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, वह कुलीन तंत्रीय होती है। लोकतंत्र में कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, वह कुलीन तंत्रीय होती है। इसका मतलब क्या है, इसके अर्थ अगर आप लोग देखेंगे, मतलब लोकतंत्र में ऐसा कह दिया गया कि लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है, लेकिन इसमें संप्रभुता तो जनता को दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो शासक हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो चुनिंदे लोग ही कर रहे हैं, गिने चुने लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, वह कुलीन तंत्रीय होता है, कुछ लोगों का वो शासन होता है। ठीक है, फिर आगे लिखेगा मुसोलिनी के अनुसार, मुसोलिनी के अनुसार, मुसोलिनी के अनुसार, मुसोलिनी के अनुसार इसके अंतर्गत लिखिएगा, जनता वह घोड़ी है, जनता वह घोड़ी है जिसे घास फूस खिलाकर, जिसे घास फूस खिलाकर आराम से सवारी किया जा सकता है। जनता वह घोड़ी है जिसे घास फूस खिलाकर आराम से सवारी किया जा सकता है।
आराम से उस पर सवारी किया जा सकता है। अच्छा, इसी में देखेंगे मुसोलिनी जो है, जैसे घोड़े की बात किया ना, घोड़े का जानवरों के संदर्भ में जो ये उदाहरण देता है मुसोलिनी ही देता है। ये इटली का रहने वाला था मुसोलिनी, और ये आगे फिर एक स्टेटमेंट देता है ये, लेकिन हम जब मुसोलिनी वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे उसमें लिखाएंगे। यही मुसोलिनी कहता है कि जनता वह कुतिया है जो बार बार मालिक की मार खाकर भी उसको चाटना नहीं छोड़ती। हाँ, चाट उकारता नहीं होगा, उसको चाटना नहीं छोड़ती। तो मतलब ये जानवरों से उदाहरण कौन दिया है यहाँ पे? मुसोलिनी। ठीक है, फिर आगे जो है आप लोग लिखिएगा। फिर इसी में जो है पैरेटो फिर आता है क्रम में, इसी क्रम में फिर पैरेटो आता है, वो अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत देता है। अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत का मतलब क्या है? कहता है कि समाज में दो अभिजन होते हैं, एक शेर स्वभाव वाला होता है, एक लोमड़ी स्वभाव वाला होता है। कहता है कि जो शेर स्वभाव वाला होता है वो बढ़िया क्या होता है? सिद्धांतवादी होता है, रूढ़वादी होता है। लेकिन जो लोमड़ी स्वभाव वाला होता है वो क्या होता है? अवसरवादी होता है। अब इसमें बताया जाता है कि जो लोमड़ी स्वभाव वाला है, जो अवसरवादी है, ये हमेशा इस ताक में रहता है कि सत्ता पर जो व्यक्ति काबिज है उसको कब उसको कब हटा दिया जाए और स्वयं को वहां पर स्थापित कर लिया जाए। ठीक है, इसीलिए मतलब कहा जाता है कि जो अभिजन वर्ग होता है या लोकतंत्र में जो होता है, इसमें पतन और जो है उत्थान या पतन होता रहता है। ठीक है, फिर इसी में पैरेटो आएगा। पैरेटो फिर कहेगा कि जो अभिजन वर्ग होता है ये क्या होता है? इतिहास में इन्हीं को जो है, इनका क्या है? कब्रिस्तान की बात करता है। तो लिखिएगा इसको। हाँ, पैरेटो लिखिएगा। पैरेटो ने, ये जान लीजिए कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है एकदम पूरा। पैरेटो ने अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैसे हर जगह आप देखेंगे अभिजन वर्ग के मुख्य समर्थनकर्ता कौन है? पैरेटो ही है, ऊपर ही लिखाया गया अभिजन आयत पैरेटो को लगा देना है। ठीक है, पैरेटो ने अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार प्रहलाद जी, आप तो बड़े शांत शांत बैठे रहते हैं यार, थोड़ा रहा करिए। देखिए समाज से आप कटे हुए हैं, सारे बच्चे इधर, आप अकेले। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट तो जो प्रहलाद जी हो जाते हैं। हमारे मन में फिर विचार चलने लगता है आखिर क्या कारण है कि आप जो है आप अलग हो जाते हैं। अच्छा, पंखा है, सोचिए आप अकेले एक पंखे का उपभोग कर रहे हैं, बाकी दो पंखे का उपयोग क्लास के सारे बच्चे जो है इतने लोग कर रहे हैं। सोचिए आप विशिष्ट वर्ग हैं नहीं नहीं, अवसरवादी नहीं कहेंगे हम, विशिष्ट वर्गीय कहेंगे भाई विशिष्टता की श्रेणी में जाएंगे ना। अकेले एक पंखे का उपभोग कर रहे हैं, बाकी और लोग क्या है? दो पंखे के नीचे सब लोग आ गए हैं। अरे गरीब काहे कहेंगे भाई, लोकतंत्र है विचारों को थोड़ी कमजोर करना है यहाँ पे चलिए आगे लिखिएगा। पैरेटो ने अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार समाज में दो अभिजन होते हैं। इनके अनुसार समाज में दो अभिजन होते हैं। समाज में दो अभिजन होते हैं।
समाज में दो अभिजन होते हैं, आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा। एक शेर स्वभाव वाला, एक शेर स्वभाव वाला, दूसरा लोमड़ी स्वभाव वाला। लोमड़ी स्वभाव वाला, दूसरा लोमड़ी स्वभाव वाला। शेर स्वभाव वाला सिद्धांतवादी, शेर स्वभाव वाला सिद्धांतवादी एवं रूढ़िवादी होता है, एवं रूढ़िवादी होता है। जबकि लोमड़ी स्वभाव वाला अवसरवादी होता है, लोमड़ी स्वभाव वाला अवसरवादी होता है। अवसरवादी होता है। लोमड़ी स्वभाव वाला व्यक्ति, अच्छा आप लोग चार्ट बनाए हैं क्या? अपनी समझ के लिए साइड में ऐसे कर लीजिएगा, ये सब क्या रहता है, एक माइंड में फ्रेमिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे वो तो हम सारा लिखाएंगे ही, क्या है, जैसे आप लोग से बार बार कहते हैं कि नोट्स में भैया आप लोग साइड में इतना जरूर छोड़ते हुए चलिए, इतना हमेशा छोड़ते हुए चलिए, और इसी के अंतर्गत बढ़िया लिखिए। और यहाँ पर जैसे ये चीज है, इसको यहाँ साइड में ऐसे लिखकर ऐसे आप फ्रेमिंग कर सकते हैं समझने के लिए। लोमड़ी स्वभाव वाला अवसरवादी होता है। लोमड़ी स्वभाव वाला व्यक्ति हमेशा, लोमड़ी स्वभाव वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा इस ताक में रहता है, इस ताक में रहता है इस ताक में रहता है कि सत्ता पर काबिज व्यक्ति को, कि सत्ता पर काबिज व्यक्ति को कब शासन से हटा दिया जाए और उस पर शासन कर लिया जाए। सत्ता पर काबिज व्यक्ति को कब सत्ता से हटा दिया जाए और उस पर शासन कर लिया जाए। इस प्रकार इसमें उत्थान एवं पतन की क्रिया जारी रहती है। इस प्रकार इसमें उत्थान एवं पतन की प्रक्रिया जारी रहती है। उत्थान एवं पतन की प्रक्रिया जारी रहती है। अब जैसे इसमें देखिए, अब जैसे अवसरवादी है, ये सोचेगा कि जो कोई भी व्यक्ति है वो शासक है, इस शासक को हम कब हटा दें, कि जो है हम कब इसको हटा दें कि इसका स्थान जो है हम स्वयं ग्रहण कर लें, उसी को क्या यहाँ पर कहा जाएगा, अवसरवादी कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लिखिएगा पैरेटो के अनुसार, पैरेटो के अनुसार पैरेटो के अनुसार लिखिएगा इसमें इतिहास, इतिहास को कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा। इतिहास को कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा। इसका मतलब क्या है कब्रिस्तान का?
इतिहास को कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा। अभी आप लोग को कहीं कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा कि इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। हमने यहाँ क्या लिखाया? इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा जाता है या है। ठीक है, ये कथन है। अब इसमें जो है कथन में आप उसको याद रखिएगा क्या है क्या नहीं, आपका ये चीज है। फिर इसी के अंतर्गत जो है आपका फिर आ जाएगा, जैसे ये तो पैरेटो का भी हम लोग पढ़े, पैरेटो के बाद फिर यहाँ पर आएगा मिचेल्स का। चला जाए, अच्छा मिचेल्स का समझा देते हैं, फिर उसके बाद जाइए। कितना टाइम हो गया? अभी तो 1.5 घंटा हुआ है ना। खैर आप लोग सुबह आते हैं, भूख भी लग जाता होगा। हाँ जी सर, हम भी तो 1 बजे जाकर खाते हैं। रूम पार्टनर से ऐसे समझौता कीजिए ना कि कह दीजिए भैया आप सुबह बना लीजिए और जो है हम शाम को जो है अपना व्यवस्था बढ़िया बैठकर बढ़िया व्यवस्था है। अकेले हैं? फिर तो सहानुभूत आप उनको, हमारे अंदर करुणा के भाव को आप उजागर कर रहे हैं कि सहानुभूत तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर भूखे हैं छोड़ दीजिए। देखिए इसमें जो अल्पतंत्र का लौह नियम है, इसमें समझ लेते हैं चीजों को, ताकि आए तो ताकि इसको फिर लिखाना रहे, कम से कम यही तो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जैसे मीचेल से जो रहता है, ये अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत देता है। अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का मतलब क्या होता है? अल्पतंत्र है, हाँ अभी उसका डिफिनेशन बताया जाएगा। आप लोग पढ़े, देखिए कितना फास्ट बता रहे हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम का सिद्धांत सीधा प्रश्न पूछा गया है कि कौन दिया? मिचेल्स ने दिया। यहाँ पर यह कहा जाता है कि किसी पार्टी के छोटे से हाई कमान के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय क्या होता है? एक लोहे के नियम के समान होता है, और उस नियम को सभी कार्यकर्ताओं को, सभी तरीके के जो उस पार्टी के लोग होते हैं उनको मानना पड़ता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि किसी पार्टी का, मान लेते हैं जिला अध्यक्ष है, पार्टी का जिला अध्यक्ष है, होता है पार्टी के जिला अध्यक्ष। अब वो पार्टी का जिला अध्यक्ष अगर अपने पार्टी के संदर्भ में कोई निर्णय लेता है तो जिले के जितने कार्यकर्ता रहेंगे, जितने पदाधिकारी रहेंगे पार्टी से जुड़े हुए, सभी को उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये हमारी व्यवहारिकता हुआ कि नहीं हुआ कि जो है पार्टी, किसी पार्टी के एक छोटे से हाईकमान के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उनका यह निर्णय सभी पदाधिकारियों पर, सभी लोगों पर जो है लौह नियम के समान जो है क्या होता है? लागू होता है। इसी को ही अल्पतंत्र का लौह नियम कहा गया। फिर इसी में जो है आपके जो है सी राइट मिल्स और मिली ब्लेंड आ जाते हैं। सी राइट मिल्स और मिली ब्लेंड आएंगे तो ये जो है, ये क्या देंगे? पावर इलीट। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सशक्त अभिजन कहा जाता है। सशक्त अभिजन का सिद्धांत। अब देखिए सशक्त अभिजन आया ना। अब सशक्त, विश्व में सबसे सशक्त कौन है? पावरफुल है? नहीं, सबसे पूरे विश्व में देश की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका। तो अभी वही बात होगा कि जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमने बताया सी राइट मिल्स हो गए और मिली ब्लेंड हो गया, ये जो है क्या करते हैं? इन्हीं को क्या कहा जाता है? पावर क्या कहा जाता है? पावर इलीट कहा जाता है, सशक्त अभिजन कहा जाता है। यहाँ पर ये कहा गया, इनके द्वारा ये विचार दिया गया कि अमेरिका की जो शासन प्रणाली होती है वो अमेरिका के जो कौन लोग करते हैं? वकील लोग करते हैं, व्यवसायी लोग करते हैं, जो वहां की वेश्या लोग होती हैं वो अमेरिका के शासन प्रणाली का क्या करती हैं? संचालन करती हैं। 3 लोग को इसमें शामिल किया गया, वकील, व्यवसायी, वेश्या। मतलब 3 लोग बात से आ रहे हैं, वकील, व्यवसायी, वेश्या। ये 3 लोग क्या करते हैं? अमेरिका की शासन प्रणाली का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? पावर इलीट या सशक्त अभिजन कहा गया। हाँ ठीक है। तो इसमें फिर आप लोग फिर इसमें और आएंगे तो आपके एक विचारक हैं उद्यमिता, शुम्पीटर आएंगे। शुम्पीटर आता है, कहता है कि भैया वो उद्यमिता का सिद्धांत देता है।
उद्यमिता का सिद्धांत। देखिए उद्यान होता नहीं, उद्यमिता मतलब उद्योग, उद्योग होते हैं। ये कहता है शुम्पीटर की जैसे कोई व्यापारी होता है अपने विज्ञापनों के माध्यम से जो है अपने सामान को बाजार में बेचता है, उसी प्रकार एक राजनीतिक व्यक्ति जो होता है, एक राजनीतिक दल जो होता है, अपने नीतियों के माध्यम से क्या करता है, उसको समाज में क्या करता है, उसको प्रसारित करता है। जब जनता को जिस राजनीतिक दल की नीतियां अच्छी लग जाती हैं, जनता उसको क्या करती है, वोट दे देती है। इसी को ही उद्यमिता का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, उद्यमिता का सिद्धांत। ठीक है, तो अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि ये कोचिंग है, उदाहरण समझ लेते हैं, इसकी व्यवहारिकता क्या है। कोचिंग है, कोचिंग में आप देखेंगे कि हर जगह जो है लगा हुआ होगा कि राजनीति विज्ञान बाई रूपेश सर, राजनीति विज्ञान बाई रूपेश सर, विज्ञापन लगा है, एलिवेट कोचिंग का नाम उसमें है। अब आप लोग से बहुत सारे लोग बच्चे हैं, देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है क्लास में आएंगे, देखेंगे। अभी तो हम लोग का ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्या है क्या नहीं, अभी थोड़ा बहुत बच्चों की संख्या भी कम है। ठीक है, अब यही चीज क्या है, धीरे धीरे जैसे ही इंसान की किसी टीचर की क्वालिटी जिस बच्चे को पसंद आ जाएगा, जिस बच्चे को पसंद आ जाएगा वो बच्चा क्या करेगा, वो कोचिंग को ज्वाइन कर लेगा। और जिस बच्चे को टीचर की क्वालिटी नहीं समझ में आएगा, वो कहीं और विज्ञप्ति देखेगा कि हाँ भैया यहाँ अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वहां ज्वाइन कर लेगा, है कि नहीं। तो आप लोग आए तो किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। कहने का मतलब हमारा इसका निष्कर्ष ये नहीं है कोचिंग का अपना कुछ करना, लेकिन ये हमारा उद्देश्य है कि आप इसको समझ जाइए कि जैसे एक क्या है, ये एक उद्योग ही है, कंपनी है। कोचिंग क्या होता है, उद्योग या कंपनी होता है। सेम ऐसे बात कर रहा है कि ये राजनीतिक दल की बात करता है। कोई कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, महिलाओं को 10,000 रुपए, जैसे बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। लोक लुभावन नीतियां लाते हैं कि नहीं लाते। अब यही लोक लुभावन नीतियों के चक्कर में जो आ जाता है वो क्या करता है, वोट सीधा दे देता है। और फिर वही अगर खरा नहीं उतरते फिर कहते हैं भैया साइड हटिए, 5 साल के लिए आए थे। लोकतंत्र की यही महत्ता है कि हमको 5 साल बाद फिर अधिकार मिलेगा, आप हमारे आकांक्षाओं रुपेक्षाओं पर नहीं खरा उतरते, हम आपको फिर वापस दे देंगे। ठीक है, ये चीज, हाँ उसको कल वाला आज हम लेके आए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा है। देखिए भूल गए थे हम, बोल दीजिए खाली पेट भजन करवा रहे हैं और क्या हैं? कौन, आज नवमी है, तब जाने दीजिए, जाने दीजिए, कल आइए फिर हमको नहीं पता। अरे व्रत होंगे तो फिर क्या है पर डे 12 बजे तक व्रत रहते हैं। अच्छा, ये तो कल आप लोग को ये चीज बताए थे ना, चलो एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं ना। हमने कल बताया था जैसे आप लोग 7 बजे से आ रहे हैं, उसी के संदर्भ में था कि जैसे हमने कल बताया था कि पत्थर की चमक ना थी, ना नगीने की चमक थी, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक थी। ठीक है, और फिर पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। ठीक है, अरे तलिया वलिया बचा दिया करे इतने कंजूस हमारे क्लास के बच्चे, इतने कंजूस हैं, इनको कहना पड़ता है ताली बजाइए क्या बोले आप लोग, तलिए नहीं बचाए चलिए ठीक है, आप लड़कियों के लिए जो है, लेकिन रोइएगा कोई नहीं। ठीक है, देखिए अखिलेश जी भी आ गए हैं। देखिए ये भावना आधारित है, मतलब इसमें ये है कि एक पिता अपने बेटी के लिए उसका जो समर्पण रहता है, उसका उसके संदर्भ में जो बात होता है उसको कहा गया है इसमें। ठीक है, थोड़ा आप लोग जा रहे हैं तो 2 घंटा पढ़े हुए तो उसको एनर्जी भी दे दें थोड़ा सा ना, फिर ताकि जाइए एनर्जी के साथ फिर दिन भर पढ़ाई कीजिए। बाकी हम यहाँ गायक सिंगर कविताकार थोड़ी हैं हमारा उद्देश्य यहाँ पढ़ाना है, क्लास में पॉजिटिव माहौल बनाना है ना। देखिए, सच बात पूछती हूँ छुपाना न बाबूजी,
सच बात पूछती हूँ छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे माँ ने बताया था। लेके नाम प्यार से जताया भी करते थे, लेके नाम प्यार से जताया भी करते थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, कहीं से भी आते थे तो आपको ही आपके नाम से बुलाते थे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हैं बाबूजी, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हैं बाबूजी। रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है बाबूजी। ठीक है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते थी बेटी, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते थे बेटी। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते थे, मतलब हर बात मानते थे और बेटी की यहाँ जिद भी पूरा होती है। और यहाँ ये बताया जाता है कि बेटों से ज्यादा बेटियों को एक पिता जो है प्रेम करता है, उसको एक महत्व देता है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते थे, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते थे। घर में कभी होली कभी दिवाली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फराक भी मेरी आई। सपने के लिए बंडी भी ना लाते थे, ये रुक जाइए, नहीं संडे ये नहीं है। अपने के लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी। क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी। फिर जो इसी में एक है, क्या याद आती नहीं है बाबूजी, सारी उम्र खर्चे में लगा दी है, सारी उम्र खर्चों में लगा दी है। दादी की बीमारी थी तो दवाई, इसमें थोड़ा जो है इसमें सेंटेंस से मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसमें कहने का निष्कर्ष क्या है कि सारी उम्र खर्चे में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। सारी उम्र खर्चों में लगा दिया गया और दादी बीमार पड़ी तो उनको दवा में लगा दिया गया। पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी, और जब हम पढ़ना शुरू कर दिए तो उसको किस में लगा दिया गया, पढ़ाई में लगा दिया गया। बाकी जो लगा मेरी सगाई में लगा दी, आपकी पढ़ाई के बाद किस में लगा दिया गया, आपकी सगाई में लगा दिया गया। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है बाबूजी। ठीक है। खैर ये संदर्भ जो है केवल लड़कियों के लिए नहीं था, ये आप लोग के लिए भी था, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे कि एक ग्रामीण स्तर पे हो चाहे एक शहरी स्तर पे हो, एक पिता किस प्रकार जो है परिश्रम करता है, अपने खून पसीने के मेहनत से जो है उस चीजों को एडजस्ट करके आप लोग को खर्चे का निर्वहन करता है। इलाहाबाद जैसे चीजों में अगर आप लोग यहाँ आए हुए, सोचिए आप लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं। ग्रामीण स्तर पर कितने सारे लोग हैं जिनको अवसर ही नहीं मिला, चाहे आर्थिक की वजह से, चाहे सामाजिक जागरूकता की वजह से, चाहे जिसकी वजह से, लेकिन आप लोग ऐसे हैं भाग्यशाली हैं जो आप लोग को पढ़ने का अवसर मिला। ठीक है, बाकी ठीक है, कल मिलते हैं।